अलका अग्निहोत्री को सामने देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कनपटियां सुलग उठी। वो औरत नहीं, मौत का फरिश्ता लग रही थी। उसके जबड़े भिंचे हुए थे और चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। यही वो औरत थी जिसने दिन रात मेरी खिदमत की थी, जिसने नागराज जैसे बेहद जहरीले नाग से बचाने के लिए मुझे अपने आश्रम में पनाह दी थी और उसे मौत के घाट उतारने के लिए उसके कई राज मुझे बताए थे। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर नागराज को हल्का सा शुबा भी हो गया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने हर खतरा मोल लेकर मुझे नागराज की नजरों से बचाए रखा था और अब खुद मुझ पर राइफल ताने खड़ी थी। मेरी जान की दुश्मन हो रही थी और इसकी वजह भी सामने थी। मैं उसका राज जान गया था, उसकी असलियत से वाकिफ हो गया था। ऐसी सूरत में वो मुझे क्यों कर जिंदा छोड़ सकती थी? मैं हकला कर रह गया। तुम? मेरे हाथ में पकड़ी हुई फाइल नीचे गिर गई। अलका जख्मी नागिन की तरह फुनकारी बोली, हाँ मैं। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना तुम ये सारे राज लेकर यहाँ से निकल गए होते। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तुम तो जयपुर गई हुई थी। वो बोली, हाँ मैं जयपुर में ही थी। मुझे रात 2 बजे टेलीफोन पर दुर्योधन से कैंप की तबाही की इत्तला मिली थी और मैं उसके थोड़ी ही देर के बाद यहाँ के लिए रवाना हो गई थी। अकेले रात ही रात तवील फासला तय करना खतरे से खाली नहीं था, मगर मैं इस सूरत हाल में किसी भी खतरे को खातिर में लाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे ये भी बता दिया था कि कल दिन में तुम उससे मिले थे और तुम गोरख को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे थे। इसलिए कैंप की तबाही की खबर सुनते ही मैं समझ गई थी कि ये तुम्हारे अलावा किसी और का काम नहीं हो सकता। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी खूंखार नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, अगर मामला गोरख सिंह के कत्ल तक महदूद रहता तो कोई बात नहीं थी। मुझे खुशी होती, एक और कांटा मेरे रास्ते से निकल गया, मगर कैंप की तबाही, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जाती दुश्मनी में कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर मैंने कभी नहीं किया। उस कैंप पर हमारे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और हमारी कौमी सलामती के कई मंसूबे उससे वाबस्ता थे, लेकिन तुमने कैंप को तबाह करके हमें जो नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिले तलाफी है। उसे बहाल करने में बरसों लग जाएंगे, मगर हो सकता है नागराज से इंतकाम की आग में सुलगते हुए मैं तुम्हारी इस ज्यादती को बर्दाश्त कर जाती। नागराज को नाअहल करार देकर इसकी जिम्मेदारी भी उस पर डाल दी जाती। लेकिन ये सब कुछ, उसने मेज पर बिखरी हुई फाइलों की तरफ देखा। तुम मेरे हर राज से वाकिफ हो चुके हो, मेरी असलियत जान चुके हो, इसलिए अब तुम इस तहखाने से जिंदा नहीं निकल सकोगे। और ये कुत्तियां, वो राधा की तरफ देख कर गुर्राई, मेरे टुकड़ों पर पलने वाली आज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इसने तुम्हें सब कुछ बताया होगा। इस कुतिया को तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि न ये जी सकेगी और न मर सकेगी। वो एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई। बोली, मैंने तुम पर एतमाद किया, तुम्हें उस कैंप के बारे में हर बात बताई, तुम्हें कैंप के अंदर जाने का मौका फराहम किया, मगर तुम गद्दार निकले। मैंने कहा, मैं गद्दार नहीं, अपने वतन का वफादार हूँ। उस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। मैंने कहा, मैं जराइम पेशा जरूर हूँ, लेकिन अपने वतन का गद्दार नहीं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में कैसे भी संगीन हालात में रहूं, मेरे वतन की मोहब्बत मेरे दिल में जिंदा रहेगी। ये सब कुछ जानने के बाद मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि यहाँ मेरे बेगुनाह हम वतनों की तबाही और मुल्क की सलामती के खिलाफ खतरनाक साजिशें होती रहें और मैं आंखें बंद कर लूं। और तुमने मुझे सब कुछ इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हें मुझ पर एतमाद था। ये तो एक चारा था जो तुमने मेरे सामने डाला था। तुमने मुझे सब्ज बाग दिखाया था कि तुम्हारा इंतकाम लेकर मैं ये सारे राज अपने साथ ले जा सकूंगा। नहीं अलका, तुम्हारा असल मंसूबा तो ये था कि मैं जैसे ही नागराज को खत्म करता, तुम लोग मुझे भी ठिकाने लगा देते। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ जो तुम्हारी चाल में आ जाता। मैं तो मुनासिब वक्त और मौके का इंतजार कर रहा था और इत्तेफाक से इस दौरान तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें भी मालूम हो गईं जिन पर मुझे यकीन नहीं आता था, मगर अब ये सब कुछ देख कर यकीन हो गया है कि जो कुछ सुना था वो सच था। अलका फुनकारी, और तुम ये सच लेकर यहाँ से नहीं जा सकोगे। मैं अपने हाथों से इस तहखाने में तुम्हारी कब्र बना दूंगी। और ये वो राधा को घूरने लगी, ये तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपना अंजाम देखती रहेगी। अलका की उंगली राइफल के ट्रिगर पर पहुंच गई। राइफल का रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं इधर उधर देखने लगा। मैं उस वक्त मेज के पीछे खड़ा था और ऐसा कोई मौका नहीं था कि मेज पर से कूदकर उस पर छलांग लगा देता। वो मुझे अपने करीब पहुंचने से पहले ही गोलियों से छलनी कर देती। इस दौरान मैं उसके बारे में एक और राय कायम कर चुका था कि वो अकेली थी। अगर उसके साथ कोई और होता तो अब तक वो भी सामने आ चुका होता। अलका ने खुद ही बताया था कि उसे रात 2 बजे के बाद दुर्योधन से टेलीफोन पर कैंप की तबाही की इत्तला मिली थी और उसके थोड़ी देर के बाद वो अकेली ही यहाँ के लिए रवाना हो गई थी।
जयपुर से माउंट अबू तक तकरीबन 4 घंटों का फासला था जो उसने गालिबन कहीं रुके बगैर तय किया था। वो सीधी आश्रम ही आई थी और उसने गालिबन दुर्योधन को भी यहाँ पहुंचने की इत्तला नहीं दी थी। लेकिन जयपुर से रवाना होने से पहले उसे जरूर बता दिया होगा कि वो आ रही है। इसका मतलब था कि दुर्योधन भी किसी वक्त यहाँ पहुंचने वाला होगा। उस वक्त तो बहरहाल वो अकेली थी, लेकिन मैं उसके अकेले होने का कोई फायदा नहीं उठा सकता था। उसकी उंगली की मामूली सी हरकत मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी और मैं इस तरह एक औरत के हाथों बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता था। मुझे कुछ करना था। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था, मगर कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जिंदगी के इन आखिरी लम्हों में भी मैं मायूस नहीं था और फिर कुदरत ने मुझे एक मौका फराहम कर दिया। मेरे दाएं तरफ राधा खड़ी थी। उसके और मेरे दरमियान 4 फुट का फासला था। खौफ और दहशत से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था और गालिबन वो भी अपने बचाव का कोई रास्ता सोच रही थी। उसने एक मर्तबा मेरी तरफ देखा और फिर अलका के पीछे दरवाजे की तरफ देखते हुए चीखी, महाराज, नागराज आप? पता नहीं नागराज का खौफ था या नफसियाती झटका कि अलका तेजी से पीछे घूम गई। मैं इस मौके से फायदा न उठाता तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कहलाता। मैंने बड़ी फुर्ती से मेज को दोनों हाथों से उलट दिया और इससे पहले कि अलका सूरत हाल को समझ सकती, मेज का उलटता हुआ किनारा उसकी पिंडलियों पर लगा। वो चीखती हुई पुश्त के बल गिरी। राइफल अब भी उसके हाथों में थी। अचानक झटका लगने से राइफल का ट्रिगर दब गया। उसके पुश्त के बल गिरने की वजह से राइफल की नाल भी ऊपर की तरफ उठ गई थी। राइफल से निकलने वाली गोलियां छत का पलस्तर उधेड़ने लगी। मेज के उलटने के साथ ही मैंने भी छलांग लगा दी थी। मैं अलका के करीब गिरा और सबसे पहले मैंने उसके राइफल वाले हाथ को गिरफ्त में लेकर उसका बाजू पीछे की तरफ मोड़ता चला गया। उसकी उंगली ट्रिगर से हट गई थी और राइफल ने भी गोलियां उगलना बंद कर दी थी। राधा भी उछलकर सामने आ गई थी। वो अलका का दूसरा बाजू पकड़कर मरोड़ने लगी। मैंने झटका देकर उसके हाथ से राइफल छुड़ा ली और खड़ा हो गया। अलका का दूसरा बाजू अब भी राधा की गिरफ्त में था। उसकी दोनों टांगे मेज के नीचे दबी हुई थी। अलका ने मेज को धकेल कर अपने ऊपर से हटाया और हैरत अंगेज फुर्ती से फर्श पर पड़ी हुई राइफल की तरफ छलांग लगा दी, मगर उसके सीने पर पड़ने वाली मेरे पैर की ठोकर ने उसे दूसरी तरफ उलटने पर मजबूर कर दिया। अलका उठने की कोशिश कर रही थी कि राधा ने आगे बढ़कर उसे चाप लिया। सबसे पहले उसने अलका की नाक पर घूंसा मारा। वो चीखी। उसके नाक से खून बह निकला। उसने सर को 1-2 झटके दिए और फिर संभल गई। वो रॉ की तरबियत याफ्ता थी, तकलीफ बर्दाश्त करना भी जानती थी। वो पलट कर राधा पर झपटी। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। दोनों के बाल एक दूसरे की मुट्ठियों में थे और वो खूंखार बिल्लियों की तरह गुर्रा रही थी। अलका को बहरहाल लड़ाई भिड़ाई में भी महारत हासिल थी, लेकिन राधा उसके मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर थी। वो उसे बुरी तरह रगेद रही थी। उन दोनों की साड़ियां जिस्मों से अलग हो चुकी थीं। दोनों के ब्लाउज फट कर तार तार हो चुके थे। मैं एक शरीफ आदमी की तरह दूर खड़ा उनकी ये सनसनीखेज और दिलचस्प लड़ाई देखता रहा। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि राधा गुर्राते हुए ऐसी ऐसी गालियां बक रही थी जो मेरे ख्याल में मर्दों की जबान पर भी ना आती होंगी। ये लड़ाई खासी दिलचस्प थी और उसे देखकर देर तक महजूज हुआ जा सकता था, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। ये अंदेशा बहरहाल था कि दुर्योधन यहाँ न पहुंच जाए। राधा ने अलका को दीवार के साथ पटक दिया। अलका का सर दीवार के साथ टकराया तो वो चीख उठी। राधा आगे बढ़ी तो मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, बस राधा, बहुत हो चुकी, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। अगर कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रुकते रुकते भी राधा ने उसके सीने पर एक जोरदार ठोकर मारी। अलका एक बार फिर बिलबिला उठी। राधा चीखी, खत्म कर दो इसे। अगर ये जिंदा बच गई तो हमें दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलेगी। और फिर अचानक ही उसने झपटा मार कर मेरे हाथ से राइफल छीन ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, राधा ने अलका के सामने खड़े होकर ट्रिगर दबा दिया। तहखाना तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। कई गोलियां अलका के जिस्म में पैवस्त हो गईं और खून की कई धारें बह निकली। राधा ने राइफल मेरी तरफ उछाल दी, जिसे मैंने एक हाथ से कैच कर लिया। राधा तेजी से बेडरूम में घुस गई। मैं अलका के दफ्तर वाले कमरे में आ गया और जमीन पर बिखरी हुई फाइलों में वो फाइल तलाश करने लगा जिसमें पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों के नाम और पते मौजूद थे। फाइल तलाश करके मैंने कमीज के अंदर पैंट में उड़स ली और बेडरूम में आ गया। राधा बाथरूम से निकल रही थी। उसकी नाक से खून बहना रुक गया था। मुंह हाथ धोकर उसने बाल भी दुरुस्त कर लिए। उसने अलका की अलमारी खोलकर अलका की एक साड़ी और ब्लाउज निकाला और मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर पहनने लगी। साड़ी पहनकर उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल से काजल की डिब्बिया उठाकर छोटी उंगली से मेरी भवों पर काजल लगा दिया। मैंने आईने में देखा तो मुंडी हुई भवों का मसला तो हल हो गया था, लेकिन गंजा सर देखकर मुझे अचानक ही कुछ ही याद आ गया। मैंने अलका के पति श्यामलाल के कपड़ों वाली अलमारी खोली। उसमें 2-3 मुख्तलिफ रंगों की गोल्फ कैप रखी हुई थी।
मैंने ब्राउन रंग की कैप उठाकर सर पर जमा ली और राधा की तरफ देखकर आंख मार दी। राधा भी मुस्कुरा दी। हम बहुत मोहतात अंदाज में तहखाने से बाहर आए थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उस वक्त सूरज निकल आया था। नर्म रुपहली धूप फैल रही थी। हम दोनों गेट की तरफ लपके। राधा ने छोटा दरवाजा खोलकर बाहर झांका और मुझे इशारा कर दिया। अलका की लैंड क्रूजर बाहर खड़ी थी। उसका ड्राइविंग साइड वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अलका बड़ी उजलत में अंदर गई थी। गाड़ी में चाबी भी मौजूद थी। राधा पैसेंजर सीट पर बैठ गई और मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। अगरचे अभी सुबह का ही वक्त था, मगर रात को पहाड़ियों में वाक़ कैंप में होने वाले धमाकों की वजह से बड़ी अफरा तफरी नजर आ रही थी। कई लोग मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर दिलवाड़ा रोड की तरफ जा रहे थे। वो लोग गालिबन ये मालूम करना चाहते थे कि पहाड़ियों में धमाके कहाँ और क्यों हो रहे हैं। पुलिस भी बड़ी सरगर्म नजर आ रही थी। नागराज के आदमी भी इधर उधर भागे फिर रहे थे। मैं गाड़ी को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा। राधा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, किसी महफूज जगह पर। जाहिर है मेरे पास अचाल शिवा मंदिर वाले बंगले के सिवा और कौन सी जगह हो सकती थी। राधा ने कहा, गाड़ी को आगे बाईं तरफ मोड़ लो। मेरे पास भी एक महफूज जगह है, हम चंद रोज वहाँ आराम से रह सकते हैं। मैंने फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी जिस तरफ राधा ने इशारा किया था। अभी गालिबन 7 ही बजे थे। इक्का दुक्का ही दुकानें खुली हुई थी। राधा ने एक जगह गाड़ी रुकवा ली और हम दोनों नीचे उतर आए। ये पेट्रोल पंप के इलाके में शॉपिंग एरिया था। हम एक तंग सी गली में से होते हुए दूसरी तरफ निकल आए। एक हलवाई की दुकान पर पूरियां तली जा रही थीं। राधा ने पूरियां और आलू की भाजी खरीदी और हम एक और गली में दाखिल हो गए। मेरा ख्याल था कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम पैदल चलते हुए उस इलाके से तकरीबन 2 मील दूर निकल आए। अलका की गाड़ी वहीं छोड़ दी गई थी जहां हम उतरे थे। अलबत्ता कैराकॉफ राइफल मैंने उठा ली थी, जिसे राधा ने अपनी साड़ी के नीचे छुपा लिया था। उस इलाके में आबादी बहुत कम थी। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे टीले थे। खूबसूरत कॉटेज नुमा मकान थे जो एक दूसरे से फासले पर थे। राधा एक कॉटेज के सामने रुक गई। चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी और गेट पर ताला लगा हुआ था। राधा ने पूरियों वाली थैली मुझे थमा दी और साड़ी में से चाबियों का गुच्छा निकाल कर ताला खोलने लगी। आश्रम से अगरचे हम उजलत में भागे थे, मगर राधा ने ऐसी बातों का ख्याल रखा था। उस कॉटेज की चाबियों के अलावा उसने अच्छी खासी रकम भी साथ ले ली थी। कंपाउंड में अगरचे एक छोटा सा लॉन बना हुआ था, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से घास बेतरतीबी से फैली हुई थी और खुदरौ झाड़ियां भी बकसरत थी। 3 कमरों पर मुश्तमिल कॉटेज बड़ा खूबसूरत था। उसमें आसाइश की हर चीज मौजूद थी। एक फ्रिज भी मौजूद था जिसमें जरूरत की चीजें भरी हुई थी। रसोई के साथ छोटे से स्टोर में भरे हुए राशन की मिकदार इतनी थी कि 2 आदमी कम से कम 1 महीने तक आराम से गुजारा कर सकते थे। कॉटेज की अकबी दीवार एक टीले से मिली हुई थी। उस तरफ से निकलकर पहाड़ियों की तरफ कहीं भी जाया जा सकता था। मैंने घूम फिर कर कॉटेज का अच्छी तरह जायजा ले लिया। ये जगह हर लिहाज से महफूज थी। यहाँ जो इंतजाम थे उन्हें देखकर अंदाजा होता था कि राधा ने पहले ही से यहाँ आने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि राधा यकायक अलका के खिलाफ क्यों हो गई। कई रोज पहले जब उसने पहली मर्तबा अलका के खिलाफ कुछ बातें की थी तो उस वक्त मैं यही समझा था कि ऐसी बातें वो रकाबत की वजह से कर रही है। लेकिन रात को जो कुछ हुआ था वो मेरे लिए हैरत अंगेज था। उसने न सिर्फ अलका के सारे राज फाश कर दिए, बल्कि निहायत बेरहमी से उसका बदन गोलियों से छलनी कर दिया। उससे पहले लड़ाई से भी यही लगता था कि वो अलका से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रही हो। मैं जिस कमरे में बैठा हुआ था वो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। फर्श पर प्लास्टिक मैट बिछा हुआ था। एक पुराना सा सोफा सेट था। 4 कुर्सियां थी और दरमियान में सफेद फॉर्मिका के टॉप वाली कॉफी टेबल पड़ी हुई थी। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि राधा पीतल की एक थाली में नाश्ता लेकर आ गई। वही बाजार से खरीदी हुई पूरियां और आलू की भाजी। नाश्ते के बाद राधा चाय भी बना कर ले आई। राधा मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने कॉटेज में दाखिल होते ही अलका वाली साड़ी उतार फेंकी। उस वक्त उसके जिस्म पर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज था। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, एक बात पूछूं राधा, तुम अलका के साथ कई साल से रह रही थी। वो तुम्हारी मोहसिना भी थी। तुम उसे माता जी कहती थी, फिर यकायक उससे इतनी नफरत क्यों? राधा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। बोली, मेरे मन में ये नफरत अचानक ही नहीं उभरी। ये लावा तो बहुत अरसे से अंदर ही अंदर खौल रहा था। इसे कभी न कभी तो फटना ही था। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा, तफसील से कुछ बताओगी? मुझे इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि उस वक्त वो बड़ी साफ उर्दू बोल रही थी। वो गहरा सांस लेते हुए कहने लगी, ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मैं ग्रेजुएट हूँ और राजगढ़ की रहने वाली हूँ। ये हरियाणा की सरहद के करीब एक छोटा सा खूबसूरत शहर है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। माँ बाप ने ये सोचकर किसी न किसी तरह पढ़ा दिया था कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। कोई और औलाद न होने की वजह से मैं ही उनकी उम्मीदों का मरकज थी।
लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैंने अमली जिंदगी में कदम रखा तो बहुत जल्द पता चल गया कि दुनिया उतनी हसीन नहीं जितनी नजर आती है। खासतौर पर मुझ जैसी हसीन और जवान औरतों के लिए तो ये दुनिया नर्क से भी ज्यादा खौफनाक थी। कदम कदम पर खूंखार भेड़िए घात लगाए बैठे थे। मैं नौकरी के लिए जहां भी गई, मेरी सनद और मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरी जवानी और मेरे हुस्न को देखा गया। हर जगह मुझे दफ्तर की मेज की बजाय बिस्तर की जीनत बनाने की कोशिश की गई। इस तरह मैं हर जगह से भागती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आखिरी नौकरी सेठ दौलत राम के पास की थी। उसकी उम्र 60 के लगभग थी। छोटा कद, भारी भरकम जिस्म, मटके की तरह निकली हुई तोंद और बुलडॉग जैसा चेहरा। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी दौलत से थी और वो हर तरफ से दौलत समेटता रहा था। मुझे उसके दफ्तर में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी जिससे मुझे किसी किस्म का खौफ महसूस होता। फिर वो दिन भी आ गया जिसकी मैं कम से कम सेठ दौलत राम जैसे आदमी से तवक्को नहीं करती थी। मैं सेठ दौलत राम के ही कमरे में बैठी हुई थी। उस रोज काम करते हुए अचानक ही सेठ की तबीयत खराब हो गई। उसने हुक्म दिया कि मैं तमाम खाते उठाकर उसके साथ चलूं। घर बैठकर काम करेंगे। मुझे सेठ दौलत राम से किसी किस्म का खतरा नहीं था। मैं बेधड़क उसके घर चली आई। बहुत बड़ा आलीशान बंगला था जहां वो 2 नौकरों के साथ अकेला ही रहता था। एक अधेड़ उम्र आदमी था और एक बूढ़ी औरत, तीसरा ड्राइवर था। ड्राइवर को घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सेठ दौलत राम मुझे ऊपर वाले एक कमरे में ले गया। ये बहुत शानदार बेडरूम था। सेठ बेड पर लेट गया और मैंने अपने खाते कॉफी टेबल पर फैला लिए। काम के दौरान सेठ से कुछ बातें पूछती भी रही। तकरीबन 1 घंटे के बाद सेठ दौलत राम उठकर कमरे से बाहर चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में शरबत का गिलास था जो उसने मेरे सामने रख दिया। मुझे नदामत हुई कि सेठ मेरे लिए खुद शरबत लेकर आया था। वो नौकरानी या नौकर से भी मंगवा सकता था। शरबत पीने के थोड़ी ही देर के बाद जैसे दिमाग पर बोझ सा महसूस हुआ। सर में अचानक ही दर्द शुरू हो गया और गुनूद की तारी होने लगी। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। मैं बार बार सर झटकती रही मगर कोई खातिर खा नतीजा न निकला। गुनूदगी बढ़ती रही। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल भी नहीं आया था कि मेरी ये कैफियत शरबत की वजह से हो रही है। मैंने काम छोड़कर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और फिर मुझे कुछ होश न रहा। मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर थी। उस वक्त मेरा सर बोझल हो रहा था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। मैंने सेठ दौलत राम को देखा जो एक कुर्सी पर बैठा हाँप रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं सेठ दौलत राम का गला घोंट दूं और इस इरादे से मैं उठी भी, मगर सेठ ने करीब ही रखा हुआ तमंचा उठा लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचाया या यहाँ से जाने के बाद उसके खिलाफ जबान खोली तो मुझे चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर देगा और पुलिस मेरा वो हशर करेगी कि मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। सेठ दौलत राम ब्राह्मण था, हिंदुओं की सबसे ऊंची जात। ये दूसरी जातों को खातिर में नहीं लाते। हम जैसे लोगों को तो मलिच समझते हैं और करीब भी फटकने नहीं देते, लेकिन जब हवस की आग भड़क रही हो तो ये भूल जाते हैं कि कौन मलिच है और कौन ब्राह्मण। मेरा दिमाग घूम रहा था और पूरे जिस्म में सनसनाहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि जहां से सीधी पुलिस स्टेशन चली जाऊं और सेठ दौलत राम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूं, लेकिन फिर सेठ की धमकी ज्याद आ गई। वो दौलतमंद आदमी था, उसकी बात सुनी जाती। हम गरीब थे, हमारी कौन सुनता। और फिर पुलिस से भी भलाई की कोई तवक्को नहीं थी। रुसवाई जो होती वो अलग। मेरे माँ बाप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते, इसलिए मैंने इस सिलसिले में खामोश रहना ही बेहतर समझा। सेठ दौलत राम की कोठी से कुछ दूर आकर मैं एक ऑटो पर बैठ गई और जब अपने घर के करीब पहुंचकर किराया देने के लिए पर्स खोला तो उसमें 100 के 10 कड़कड़ाते हुए नोट देखकर मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। सेठ दौलत राम ने ये रकम किसी वक्त मेरे पर्स में रख दी थी। उस रात मैं सो न सकी, मेरे दिमाग में धमाके से होते रहे। सेठ दौलत राम का बुलडॉग जैसा चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमता रहा। उस दिन के बाद मैं सेठ दौलत राम के दफ्तर नहीं गई। मैंने माता और पिता को बता दिया था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। चंद रोज के बाद मुझे एक आश्रम में काम मिल गया। यहाँ बेसहारा और विधवा औरतें रहती थीं। उस आश्रम के तमाम अखराजात एक नेता ही उठाता था। यहाँ एक बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि उस आश्रम में रहने वाली तमाम औरतें हसीन थीं और कोई भी 40 साल से ज्यादा की उम्र की नहीं थी। और फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि यहाँ बूढ़ी या बदसूरत औरतें क्यों नहीं थीं। ऐसी औरतों को यहाँ घुसने ही नहीं दिया जाता था। वो नेता जो उस आश्रम का खर्च उठा रहा था, ये आश्रम दरअसल उसकी शिकारगाह थी और उसके दोस्तों को यहाँ से औरतें सप्लाई की जाती थी।